हाय एवरीवन। बेटा, एक खबर है जो इस समय न्यूज़ में काफ़ी छाई हुई है। दिस इज रिगार्डिंग अ पर्सन नोन एज मनोज जारंगे पाटिल। राइट, ये एक मराठा नेता है और इन्होंने हंगर स्ट्राइक इस समय कर रखी है। इनकी प्राइमरी डिमांड ये है कि मराठों को ओबीसी कैटेगरी का स्टेटस दिया जाए। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये न केवल उस स्टेट, उस रीजन की पॉलिटिक्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, बट ये कहीं ना कहीं जो इस समय पूरा एक ओबीसी डिबेट चल रहा है उसमें भी इसकी काफी इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। राइट, सो आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू दैट हु आर मराठास। ये मराठा कौन है, इनका मैं तुम्हें एक थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जो है वो थोड़ा सा समझाने की इस वीडियो में कोशिश करूंगा। देखो, एक बात ध्यान रखो कि जैसे हर राजस्थानी राजपूत नहीं है, वैसे ही हर महाराष्ट्रियन या हर मराठी बोलने वाला मराठा नहीं है। पहले तो ये डिस्टिंक्शन अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये ध्यान रखो कि ये जो मैं तुम्हें यहां पर थोड़ा बहुत चीजें बताऊंगा, इसके लिए मैंने एनसीईआरटी ऑफ कोर्स वो तो है ही है, पढ़ी हुई, तो उसका बेसिक खाका तो है ही है। इसके अलावा दो लोग और हैं जिनका नाम मैं यहां शुरुआत में ही ले लेना चाहूंगा। वन इज रिचर्ड ईटन। राइट, इनकी एक किताब है जो काफी लोगों ने अक्लेम कर रखी है, जिसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा जाना है, समझा है, पढ़ा है। और इसके अलावा एक स्टुअर्ट गॉर्डन करके इंसान है जिन्होंने कैम्ब्रिज हिस्ट्रीज लिखी है। तो उसमें भी उनका भी कुछ वर्क मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है। तो यहाँ के इस यूनिवर्स से मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। कोई गलती है तो वो मेरी अपनी समझ की है, ऑफ कोर्स। इन महानुभावों की उसमें कोई गलती नहीं है, वो मेरी गलती है। अच्छा, तो बात को थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, समझो, अगर हमको महाराष्ट्र की हिस्ट्री अगर मराठों की हिस्ट्री समझनी है, राइट, तो हमें ये टर्म अगर समझना है तो हमें महाराष्ट्र को भी पहले देखो जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, तो समझ में आएगा। राइट, महाराष्ट्र इज अ वेरी इजी टर्म टू डिफाइन। राइट, जो भी मराठी बोलने वाली पॉपुलेशन है उसके एरिया को हम महाराष्ट्र कह सकते हैं। ये किसी ना किसी फॉर्म में ये शब्द हमको फर्स्ट सेंचुरी सीई से इंस्क्रिप्शंस में और जगह जगह मिलने लगता है। राइट, इनफैक्ट हुइन सांग ने भी इस एरिया का जिक्र किया है। हुइन सांग ने भी इस एरिया का जिक्र किया है। वो इसको बोल रहे हैं माहो लेस्का। हुइन सांग जो अपने फेमस 7th सेंचुरी के ट्रैवलर हैं, वो इस एरिया को नाम दे रहे हैं माहो लेस्का। दिस इज महाराष्ट्र ही इज कॉलिंग। देन इब्न बतूता, वो इसे मरहत देश कह रहे हैं। राइट, तो इस तरह से कुछ कुछ हम लोगों को इसके जिक्र मिलते रहते हैं महाराष्ट्र। राइट, ये मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन के रहने वाले एरिया को महाराष्ट्र कहा जा रहा है। राइट, और ये एरिया अपने आसपास के रीजन से काफी भिन्न भी है। और इसमें केवल लैंग्वेज ही अकेला पैरामीटर नहीं है, और भी है। जैसे कि अगर तुम देखोगे तो भाई तुम्हारा ये है जो क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में होता है गेहूं, महाराष्ट्र में होता है कपास, और होती हैं दालें। वहीं आंध्रा में अगर देखोगे जो इसके बगल में, वहां पे एकदम भिन्न प्रकार की कृषि हमें देखने को मिलती है। वहां पे हमें देखने को मिलेगा राइस, चावल, राइट, चीनी मिलती है हमें वहां पे, और मिलेट्स मिलते हैं। यही नहीं, अगर तुम महाराष्ट्र के थोड़े से सोशियो कल्चर एस्पेक्ट्स को समझोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि जो तीर्थ के रूट्स हैं, पिलग्रिमेज रूट्स जो हैं, वो महाराष्ट्रियन ट्रेडिशन के एकदम अलग है, और तेलुगु रीजन के एकदम अलग है। तो यहां केवल भाषा ही अलग नहीं है, इनके मैरिज नेटवर्क्स जो है वो अलग हैं। राइट, दीज आर टू डिफरेंट सेट ऑफ कल्चर्स लिविंग साइड बाय साइड। तो काफी भिन्नताएं हैं इनमें, केवल भाषा ही नहीं, और भी बहुत सारी खान पान, कृषि, सो मेनी थिंग्स। राइट, सो मेनी थिंग्स आर डिफरेंट। अच्छा, तो अगर तुम्हें ये समझ में आता है तो मैं जरा सा यहां पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा बच्चों, महाराष्ट्र के भूगोल पे। ये भी जानना जरूरी है, तभी तुम समझ पाओगे कि जो चीजें हो रही हैं ये क्यों बन रही हैं।
राइट। तो थोड़ा सा मैं इनके तुम्हें ज्योग्राफी के बारे में कुछ बताऊंगा। 3 प्राइमरी रीजन है जो तुम ध्यान रखो। महाराष्ट्र की किसी भी बात को समझने के 3 भौगोलिक पक्ष हैं, 3 एरियाज हैं। क्या मतलब? सबसे पहले जो कोस्ट, उसे समझो करीब करीब 30 मील चौड़ा है ये कोस्ट, राइट। 30 मील चौड़ा कोस्ट है जिसे हम बोल रहे हैं कोंकण, राइट। ये काफी हरा भरा है यहाँ पे, थोड़ी बहुत खेती भी होती है, और पोर्ट्स हैं बहुत सारे जरूरी अच्छे। इसके ठीक बगल में, इसके ठीक बगल में एक जो पहाड़ी इलाका है जिसे हम कहेंगे वेस्टर्न घाट्स। ये भी ऐसे ही करीब एक नैरो स्ट्रिप है 30 से 40 मील की, कहीं कहीं पर थोड़ी चौड़ी भी हो जाती है, और ये बहुत शार्पली राइज होती है। अचानक मतलब कोंकण का तुम्हारा एरिया खत्म होगा, फिर अचानक में ऊंचे से वेस्टर्न घाट शुरू हो जाएंगे। ये बहुत रगेड पीक्स हैं, और इनमें बहुत नैरो पासेस हैं जिनको बारिश के मौसम में क्रॉस करना बहुत मुश्किल था। तो एक तरफ बनी एक बेल्ट कोंकण की, दूसरी बेल्ट बनी तुम्हारी वेस्टर्न घाट की, और तीसरा रीजन कहलाता है देश। यहां पे तुम्हारी नदियां हैं, जैसे कि तुम्हारी पूर्ण ताप्ती, ताप्ती की एक ये वो है ट्रिब्यूटरी, पूर्णा रिवर कहते हैं इसे, भीमा, राइट, कृष्णा, राइट। ये सारी नदियां तुम्हें यहां पर, गोदावरी, ये सारी नदियां तुम्हें यहां पर इस इलाके में दिखेंगी। इसको कहते हैं देश का रीजन, देश। सो देखो, कोंकण, घाट, देश। अच्छा देखो, एक बात और समझो, बेसिक ज्योग्राफी अगर हम लोगों ने पढ़ी है तो हमें मालूम है कि जब मॉनसून आता होगा तो कोंकण में खूब बारिश होती होगी, घाट में भी खूब बारिश होती होगी, लेकिन उसके बाद एक रेन शैडो एरिया आ जाता है जहां पे काफी सूखा पड़ता है, राइट। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे तुम ईस्ट की तरफ, विदर्भ की तरफ बढ़ोगे, नागपुर की तरफ जाओगे, तो वहां पे थोड़ी थोड़ी बारिश तुम्हें फिर होती दिखती है। बीच में जो रीजन है वो सूखा है, राइट। तो ये 3 भाग हैं जो हमें ध्यान रखने हैं महाराष्ट्र के इतिहास को थोड़ा सा जानने के लिए। अगर थोड़ा सा इसका राजनैतिक इतिहास भी जान ले, भूगोल तो मैंने तुम्हें थोड़ा बताया, थोड़ा सा एक दो चीजें और जान लो कि यार सब देखो, पहले तो मौर्यन एम्पायर था, राइट। मौर्यन एम्पायर था, भारतवर्ष में फैला हुआ है, इस महाराष्ट्र के इलाके में भी। जब मौर्यन एम्पायर का पतन हुआ तो यहाँ पे आ गए सतवाहन, राइट। सतवाहन का जब पतन हुआ तो यहां पर हमें पता चलता है कि छोटी छोटी पावर्स तो कई आती हैं, लेकिन जो प्रमुख पावर है वो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं ताकि तुम्हें क्रोनोलॉजिकल आइडिया भी रहे। आए वकातक, वकातक जिन्होंने अजंता में काम करवाया, राइट। वकातक के बाद यहां पर जो अगली प्रमुख पावर आती है वो कहलाता है चालुक्य वंश, बादामी चालुक्य कहते हैं इनको, ठीक है। इसके बाद यहां पर आए राष्ट्रकूट जिन्होंने एलोरा पे काम कराया, राइट। राष्ट्रकूट के बाद यहां पर आए कल्याणी चालुक्य, ये भी एक पावरफुल एम्पायर रहा। और कल्याणी चालुक्य जब यहां से उसका पतन हुआ तो यहां पर हमें इस इलाके में हमको देखने को मिलते हैं यादव्स, यादव्स ऑफ देवगिरी, है ना। लड़ाइयां झगड़े होते ही रहते थे, जैसे हर इलाके में कॉमन होता है यार। अच्छा देखो, एक बात ध्यान रखो कि देखो, एक तरफ था कोंकण, एक तरफ था देश, बीच में था घाट। कोंकण और देश दोनों प्रोडक्टिव इलाके थे, लेकिन जो घाट था वो अनप्रोडक्टिव इलाका था। ये बहुत रगेड टेरेन था, मैंने तुम्हें बताया, यहां से निकलना निकलना बहुत मुश्किल होता था। यहां पे कई सारे पहाड़ पे लोगों ने किले बना रखे थे, काफी सारे बागी, लुटेरे, डकैत भी इन इलाकों में रहते थे, राइट। और इन पासेस को बड़ा मुश्किल होता था क्रॉस करना घाट से, ठीक है भाई। तो ये कुछ कुछ बातें ध्यान में रखना। जो कैंपेन सीजन था, कैंपेन सीजन जो हुआ करता था वो होता था अक्टूबर से लेके मई तक, मतलब अक्टूबर से लेके मई तक का जो महीने होते थे, इसमें लड़ाई झगड़े होते थे, सेनाएं निकलती थी। बाकी जो मई से लेके पूरा सितंबर तक का महीना होता था, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो मानसून वाला मौसम होता है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, सब शांति से बैठ जाते थे, अपनी खेती बाड़ी करते थे लोग, ठीक है। तो यादव्स यहां पे थे करीब सन 1300 के आसपास, समझ लो 1300 सीई में।
उसके बाद यहां पे बेटा अलाउद्दीन खिलजी की एंट्री होती है, दिल्ली सल्तनत की एंट्री होती है, और यहीं से तुम्हारा मराठों का इतिहास अब शुरू हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे हमें पता चलता है कि यादव्स को खत्म कर दिया जाता है, यादव्स आर द डायनेस्टी इज डिस्ट्रॉयड। यहां पे दिल्ली सल्तनत की हुकूमत हो जाती है, लेकिन वो आपको मालूम ही होगा कि दिल्ली सल्तनत जल्द ही भरभरा के टूट भी जाती है, और यहां पे आके बैठ जाते हैं बाहमनी सुल्तान, राइट। और ये 1350 के आसपास का मसला है, समझ लो। तो 1350 से लेकर के राइट 1650 तक का ये जो पूरा 300 साल का इस्लामिक रूल रहा इस रीजन का, इसने मतलब कई सारी चीजें डिफाइन करी इस रीजन के इतिहास के बारे में, और इसने ये भी डिफाइन किया कि कैसे बगावत करनी है। और यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि मराठों का भी इतिहास की शुरुआत होती है। कैसे, आओ जरा सा जानते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे समझेंगे, ठीक है ना, कि यार यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते रहते थे, और यहाँ जो देश का रीजन था ना, वहां पर भी लोग बहुत ज्यादा खेती नहीं कर रहे थे, लैंड एकदम अबंडेंट थी, बहुत ज्यादा बहुतायत में थी जमीन, राइट। लड़ाइयां, अच्छा, फैमिन्स बहुत पड़ते रहते थे, फैमिन्स बहुत पड़ते रहते थे। हम लोगों को कई बार ऐसा बताया जा रहा है कि यहां सूखा पड़ा, पॉपुलेशन खत्म हो गई कई सारी, ठीक है। तो फिर लोगों ने नए सिरे से यहां पर फिर से बसना शुरू किया, ठीक है। अच्छा, ऐसे में बेटा वो इंसान जिसके पास इतनी कुव्वत है कि वो 12-15 परिवार को ले आकर के एक जगह रख करके खेती करवा सकता है, क्योंकि खेती कोई करना चाह नहीं रहा, तो अगर कोई आके 12-15 लोगों को रख के खेती करवा सकता है तो वो महत्वपूर्ण इंसान रहेगा। ऐसे ही इंसान को बोला गया पाटिल। यही होता था तुम्हारा विलेज हेडमैन। हर गांव में एक तुम्हारा होता था, क्या कहते हैं, जो लिखत पढ़त लैंड के सारे दस्तावेज रखता था, जिसे कहते थे कुलकर्णी, राइट। पाटिल जो अल्लाह करके सबको बसा रहा है, सबको बता रहा है कि तुम यहां खेती करो, तुम वहां खेती करो, ठीक है। एक रिकॉर्ड कीपर है जो कह रहा है कुलकर्णी। हर 20 गांव या 100 गांव का एक गुच्छा जो बनता था उसको कहते थे परगना, उसको कहते थे परगना। 20 से लेकर के 100 गांव, अलग अलग यूनिट डिपेंडिंग अपॉन ज्योग्राफी, राइट। कहीं पर 20 गांव, कहीं 40 गांव, ऐसे करके एक गुच्छा जो बन जाता था, उसको पूरे को, राइट, उस पूरे का जो हेड होता था, मतलब उन सभी पाटिलों का जो हेड होता था, उसको कहते थे देशमुख। मतलब जो परगना, इसको, इस गांव के गुच्छे को कहते थे परगना, ठीक है। और परगना का जो हेड होता था उसको कहते थे देशमुख, और जो परगना के सारे दस्तावेज बना के चलता था उसको बोलते थे देश पांडे, ठीक है। किसान भी दो तरह के होते थे। मैंने तो बताया ना कि लोग का आवाजाही चलती रहती थी, कोई चला जाता था, कुछ दिन किसानी करी फिर चले गए, नहीं जमा उन्हें मामला। तो देखो दो तरह के किसान बताए जाते थे। एक बताए जाते थे लैंडलेस लेबरर, जो किसी दूसरे गांव से आए हैं या थोड़े दिनों के लिए आए हैं, अभी अभी यहां पहुंचे हैं, तो उनको जमीन नहीं दी जाती थी, लेकिन उनको उपज में हिस्सा दे दिया जाता था। इनको बोलते थे ऊपरी कृषक, ऊपरी। और इसके अलावा जिनकी अपनी खुद की जमीनें होती थी उनको कहते थे मीरसदार, मीरसदार या मिरासीदार भी कुछ कुछ किताबों में लिखा रहता है। तो ऐसा भी हो सकता था कि जब मैं नया नया गांव में पहुंचा तो मुझे लैंडलेस लेबरर यानी ऊपरी कहा गया, लेकिन जब मैं कुछ वर्षों तक रहा, मेरी पीढ़ी वहां पे रही, तो मैं फिर, मुझे वो जमीन अलॉट हो गई, मुझे मिल गया दर्जा मीरसदार। तो ये दो किस्म के किसान भी हमको बताए जा रहे हैं यहां पे, ऊपरी और मीरसदार, राइट। और ये पाटिल और देशमुख इस तरह के लोग होते थे। ये सारे टर्म भी ध्यान रखना, ठीक है। जितना भी जमीन की पैदावार होती थी उसका तकरीबन 50% कलेक्ट करके टैक्स के तौर पे जाता था, जिसमें से करीब 15%
ये तुम्हारे परगना और विलेज में जितने लोग लेवल पे रहते थे वो लोग लेते थे। पाटिल, कुलकर्णी, देशमुख, देश पांडे, ये सब तुम्हारे रूरल एलीट थे। ठीक है भाई, अब जरा गौर से मेरी बात सुनो, अब जरा गौर से मेरी बात सुनो। जब बाहमनी यहां पे सेटल हो गए बेटा ना, बाहमनी इन्होंने रूल अपना बना लिया, तो याद रखो कि शुरुआत से ही बेटे मुसलमान बहुत ज्यादा दक्खन में नहीं थे। मुसलमान केवल जो है हायरार्कीज में टॉप लेवल पे और अर्बन सेंटर्स पे बैठे थे, लेकिन रूरल सेंटर्स में जो एलीट था वो जस का तस था। इनफैक्ट बाहमनी की खुद की ब्यूरोक्रेसी, और बाहमनी जब टूट गया और उसके बाद यहां पर अहमदनगर आ गया, महाराष्ट्र के रीजन में अहमदनगर सल्तनत आई थी। तो जब मलिक ये अहमदनगर वाली सल्तनत आ गई और बाहमनी वाली भी, बोथ केसेस, तो हमें देखने को यह मिलता है कि बेटा इनकी पूरी पूरी ब्यूरोक्रेसी देशस्थ ब्राह्मणों से ली गई थी। मतलब वही उसे डोमिनेट कर रहे थे। देशस्थ समझे, जो देश के रीजन में रहने वाले ब्राह्मण थे वही इनको डोमिनेट कर रहे थे, इनकी पूरी ब्यूरोक्रेसी को। यही नहीं, जो आर्मीज बन रही थी इस इलाके में, बाहमनी की भी और उसकी भी, क्या कहते हैं, अहमदनगर की भी, वहां पर भी हमें देखने को मिलता है बेटा कि आर्मी में भी 3 गुट थे एक तरह के। एक तो कहलाते थे अफाकी, यानी वो मुस्लिम जो सब कॉन्टिनेंट से बाहर से आ रहे थे। एक कहलाते थे दक्षिणी, यानी जो नॉर्थ इंडिया के ही मुसलमान थे, यहां पर जो थे दक्खन में जो बस गए थे, उन्हें कहते थे दक्षिणी। और तीसरा कहलाता था बर्गिर या मराठे। मराठे वो लोग बने बच्चों जिन्होंने इन इस्लामिक किंगडम्स को अपनी मिलिट्री सर्विस दी। ये नॉर्मल जो महाराष्ट्र का कास्ट स्ट्रक्चर था, जिसमें लोग पेजेंट थे, ब्लैक स्मिथ थे, तरह तरह के प्रोफेशन में जो अपना काम कर रहे थे, ठीक है, जिनको बोलते हैं कुनबी, लोहार, सूतर, भंडारी, धांगर, ये वहां के लोकल विलेज लाइफ के लोग थे। इनमें से जिन लोगों ने इन इस्लामिक किंगडम्स को मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करी वही कहलाए मराठे। ये कोई अलग कास्ट ग्रुप नहीं था, दे वर एन अमलगमेशन ऑफ डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स। जो लोग वहां पे सेटल हो रहे थे गांव में, जिनके अंदर ये कुव्वत थी कि वो 12-20 लोगों को जाकर के मिलिट्री सर्विस दे पाए, इन राजाओं को, इन सल्तनत के रूलर्स को, उनको या उनके खिलाफ किसी खड़े होने वाले फैक्शन को, तो जिन्होंने भी मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करी वही कहलाए मराठे। शुरुआत में इनको बोला जाता था बर्गिर, और इनकी लड़ाई का जो तरीका था वो बड़ा अलग था, क्योंकि इन्हें ज्योग्राफी का अंदाजा था। इन्हें मालूम था कि यहां नैरो पासेस हैं, कैसे बड़ी सी सेना की सप्लाई लाइन को डिसरप्ट करना है, राइट, कैसे उनको पासेस में घुस के फंसा देना है और फिर उनको परेशान करना है, हैरेस करना है। तो ये वाली जो स्ट्रैटेजी थी, ये इस तरह की यहां के लोकल जो कास्ट ग्रुप्स थे जो साथ में एमलगमेट होते चले गए और कहलाए मराठे। साथ में इन्होंने आपस में ही शादी करना शुरू कर दिया। जब धीरे धीरे इन्होंने मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करी अहमदनगर के लिए, बाहमनी के लिए, बाद में मुगल्स के लिए, और बाद में शिवाजी ने तो अपना खुद का ही पूरा एम्पायर बना दिया। तो जिन लोगों ने मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करी वो था शुरुआती डिफरेंशिएशन। और जब मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करी तो बदले में उनको क्या मिला? उनको मिली लैंड ग्रांट्स, जिसको नाम दिया जा रहा है वतन, इनाम, सरंजाम। बेसिकली होता क्या था कि जो रूलर था और जो इस तरह के पार्टी, ये जो देशमुख वेशमुख होते थे, इनके संग एक सनद का साइन होता था। सनद जिसे एक डॉक्यूमेंट होता था,
उस पे हस्ताक्षर होते थे, उसमें लिखा होता था कि भाई ठीक है, इस पूरे एरिया का पूरा एरिया डिस्क्राइब किया जाता था, ऐसे हवा में नहीं बोला जाता था, डिस्क्राइब किया जाता था कि यहां पर जितने भी गांव हैं इनका पाटिली, इनकी देशमुखी, हम इनको फला फला को ग्रांट कर रहे हैं और ये इनके पुश्तों दर पुश्तों इन्हीं के साथ रहेगी। अगर किसी ने भी इस ग्रांट को रिवोक करने की कोशिश करी तो उसको उतना ही पाप लगेगा जितना पाप एक मंदिर में गाय को मारने से या एक मक्का में सुअर को मारने से जो अपराध होता है, जितना पाप लगता है। क्योंकि समझ ना, इनका यहां पे ऑडियंस कौन था, हिंदू भी और मुसलमान भी, तो दोनों को डराया गया है इस तरह से कि डोंट रिवोक दिस ग्रांट, दिस इज एब्सोल्युटली सिंफुल। तो इस तरह से समझाया जाने की कोशिश है, ठीक है। अच्छा, और समझो जरा सा बात को, और समझो। ये होती थी सनद, ठीक है। और जैसे मान लो यहां पे जब मुगल्स भी आए, अकबर आए, अकबर के बाद शाहजहां, औरंगजेब, एवरीबडी हैड अ ह्यूज रोल हियर इन डेक्कन। तो जब ये लोग आए तो फिर यहां पर ऐसे ही होता था कि भाई जैसे मान लो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ रहेंगे, मतलब कि जैसे लेट्स से एक एक्स फैमिली है, उसने कहा कि भाई हम मुगल्स के साथ रहेंगे, तो वो मुगल बादशाह से मिलने जाएगा। मुगल बादशाह कहेगा कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया आदमी है, आप मेरे लिए काम करिए, आपके जो फाइटर्स हैं वो मेरे लिए काम करेंगे, और हम आपके वतन के राइट्स देते हैं आपको, मतलब आपको इस एरिया का देशमुखी दे देते हैं, है ना, हम यहां पर आपको सरंजामी दे देते हैं, राइट। मतलब ये पूरा एरिया का जो पैसा निकलेगा वो आप ट्रूप्स के लिए बनाइए। ऐसे ऐसे करके इन्होंने अपना तरीका यहां पे बना रखा था। बॉटम लाइन जो हमें समझनी चाहिए कि धीरे धीरे ये सब लोग जो मिलिट्री सर्विस देते थे, इनको ये सब मिलने लग गए, लैंड ग्रांट्स वांट्स मिलने लग गए, ये लोग काफी रुतबे वाले हो गए, ये काफी रुतबे वाले हो गए। अपेरेंटली अगर देखोगे तो 96 क्लैंस बताए जाते हैं मराठों के, बट ये लिस्ट अलग अलग है तो फिर इसमें कोई मतलब वो नहीं है, श्योरिटी नहीं है ना। 96 क्लैंस बताए जाते हैं मराठों के, और इन लोगों ने जो है जो मिलिट्री सर्विस दी, उसके बदले में एवज में इनको मिलते थे लैंड ग्रांट्स, और लैंड ग्रांट्स मिले तो इनकी ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल चेंज हुई। इन्होंने तरह तरह के अपने इंटर मैरिज रूल्स बना लिए, आपस में ही शादी करते थे, और एक कास्ट की तरह ये धीरे धीरे शायद इवॉल्व हुए। इनमें से कुछ पेजेंट थे, पेजेंट बोले तो कुनबी कहते थे पेजेंट को, है ना। जैसे शिवाजी जो थे वो स्वयं कुनबी परिवार के थे, कुनबी मराठा थे। He was from a peasant family who provided military service, right? तो ये है थोड़ा सा इनका एक व्हाट शुड आई से, मोटा मोटा बैकग्राउंड। अभी धीरे से ये लोग कह रहे हैं कि हम सबको जो है ओबीसी उसमें डाल दीजिए। हालांकि अगर तुम देखोगे तो मराठे जो हैं एज अ कम्युनिटी दे आर पॉलिटिकली वेरी स्ट्रांग, एज आई हैव बीन टोल्ड, राइट। करीब 31% जो इनकी पॉपुलेशन है, पॉलिटिकली दे आर क्वाइट स्ट्रांग। जो बाकी ओबीसी ग्रुप्स हैं उनको ये बात हजम नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं कि मतलब कई ओबीसी ग्रुप्स हैं जो इस बात के खिलाफ भी हैं कि यार मराठों को आप किस बिनाह पर रिजर्व्ड ओबीसी कैटेगरी में डाल रही है, तो हमारा वो जो हमारा रिजर्वेशन वाला चंक है उसको खा जाएंगे। तो इस तरह के भी आर्ग्यूमेंट्स हम लोगों को सुनाई पड़ रहे हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद तुमको थोड़ी सी मदद मिलेगी वो पूरा एस्पेक्ट समझने में, एंड अगर नहीं मिले तो माफी चाहूंगा, मुझे उम्मीद है कि कुछ कुछ बातें जरूर तुम्हारे काम की होंगी, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू।